Hello everyone, welcome to Lecture Force. This is the fifth part of our mini mock test series. इस सीरीज में फिजिक्स के वो क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं जो आजकल ट्रेंड चल रहा है. पैटर्न थोड़ा बदला हुआ है, जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं. तो इस सीरीज के जो 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं उनको आप मिस मत करना. और आपके एग्जाम तक जितने भी पार्ट अपलोड करूँगा आप बेल आइकन प्रेस कर लेना. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नहीं तो आप मिस कर दोगे इन वीडियोज़ को. फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर कराया गया कैसे, एक समान वेग से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. तो किस पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ है वो सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट पाथ किसका होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैव स्मॉलेस्ट सर्कुलर पाथ. तो चलो करते हैं इसको. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के हमने एक चीज़ क्लियर कर ली कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है तो जो पाथ बनता है वो सर्कुलर बनता है. ठीक है, वृत्ताकार बनता है. आपसे ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है. एग्जामिनर हो सकता है 4 ऑप्शन फ्रेम कर दे कि पाथ होगा. ऑप्शन है परवलयाकार, वृत्ताकार, अति परवलयाकार, दीर्घ वृत्ताकार. तो यू शुड क्लियर कि कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा. अब उसमें भी किसका सर्कल सबसे छोटा बनेगा इन 4 में से, ये हमें बताना है. तो बेसिकली हमने आपको परसों के वीडियो में भी एक फॉर्मूला बताया था रेडियस के लिए. जो इसका रेडियस होगा वो होगा mv/qb. अब यहाँ पे हमें थोड़ा समझना है कि v का मतलब है वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या उसने पहले मेंशन कर दिया सवाल में कि एक समान वेग से चल रहा है. तो वेलोसिटी का तो लफड़ा खत्म हो गया. हाँ, मास सबके अलग अलग होंगे. अब b का मतलब अब एक ही चुंबकीय क्षेत्र है तो मतलब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं. तो r को जो अफेक्ट करेगा वो हमारा क्या क्या कर सकता है, वो हमारा मास कर सकता है और नीचे चार्ज कर सकता है. लेकिन चार्ज के लिए इन लोगों ने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया है, अगर आप समझ पाओ, कि सारे ही चार्ज सब पे इक्वल है. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का. इस पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है. यानी कि चार्ज भी सब पे सेम है अगर आप देख पाओ तो. क्योंकि हीलियम और लिथियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2. ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्या थे, प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे. लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा. यहाँ पे अगर देखो लिथियम का 3 होता है तो 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे. यानी कि फाइनली इस पे भी एक प्रोटॉन बचा और यहाँ पे भी एक प्रोटॉन. यानी कि इन सब में चार्ज अगर हम देखें तो सेम है. यानी कि चारों ऑप्शंस में एक चीज़ हमने रिजल्टेंट हम कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के. किसके, जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसका जो पाथ है वो भी छोटा होगा, जिसका मास जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा सर्कल बन रहा होगा. अब बताओ, अब इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम. आपका जो है प्रोटॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. ठीक है, ये मास हो गए. अब अगर हीलियम की बात करें, लिथियम की, तो हीलियम पे क्या है, 4 गुना हो जाएगा किसका, 1.6 गुणा 10⁻⁻27 का. इस पे लिथियम का कितना होता है, मास नंबर 7, तो इस पे 7 गुना हो जाएगा, 1.6 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम. तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे जो लीस्ट मास है वो किसका है, आपका इलेक्ट्रॉन का. तो जिसका मास कम है उसकी रेडियस भी कम होगी, और रेडियस भी कम होगी तो सबसे छोटा पाथ बनेगा. यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो स्मॉलेस्ट होगा. ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होगे किस तरह से हमने समझाया है. लेकिन अगर समझाने में कोई कमी रह जाती है और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी जेन्युइन कमेंट कर रहा है, किसी का डाउट है तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि उसको ऐसे रिप्लाई करूँ कि 2 बच्चों के और डाउट दूर हो जाएँ. अब यहाँ से एक बात और याद रखना कि हमने यहाँ पे कहा था, आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर इसमें इंटर करता है तो वृत्ताकार बनता है. लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र की जगह पे वैद्युत क्षेत्र कहा जाए कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एक चार्ज पार्टिकल इंटर करा तो उसका कैसा पथ बनेगा, अगर वो लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ यहाँ पे पैराबोलिक हो जाता है, परवलयाकार हो जाता है. ठीक है, पैराबोलिक. और इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर वो लंबवत ना प्रवेश करके अगर किसी न्यून कोण पे, किसी एक्यूट एंगल पे अगर इंटर करेगा तो पाथ हेलिकल बनेगा, कुंडलिनी के आकार का बनेगा. कैसा बनेगा, इस तरह से हेलिकल बनेगा, कुंडलिनी के आकार का. तीसरी बात, एक स्ट्रेट लाइन भी बनता है. अगर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ये है, उसी के समान एक वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन, दोनों मतलब समांतर हैं और यूनिफॉर्म है, और इसी डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर कर जाएगा तो उसका सरल रेखीय स्ट्रेट लाइन पाथ होगा. अगर आप इंडियन नेवी की कंप्लीट प्रिपरेशन घर बैठे करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है मंजिल नेवी बैच. ये बैच कल से स्टार्ट हो रहा है और जिसके जो टीचर हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. जी, जो फिजिक्स हैं RS सर पढ़ाएंगे, मैथ चित्रा मैम पढ़ाएंगी, और DD सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, और मयंक प्रसाद सर GS पढ़ाएंगे. तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप वहाँ
पे इनरोल कर सकते हो। ये उसके प्राइस हैं। अगर आप हमारा रेफरल कोड लक्ष्य12 अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर फुल प्रिपरेशन करना चाहते हो एक ही जगह तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। दूसरा प्रश्न है, जब एक तांबे का टुकड़ा और दूसरा जर्मेनियम का टुकड़ा दोनों को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया गया तो क्या होगा? दोनों का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा या तांबे का डिक्रीज होगा, या आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे हमें कुछ ध्यान से समझना है, और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, चाहे एयरफोर्स में आया हो चाहे नेवी में, क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुका होता है, जो मार्केट में ऑफलाइन मॉक टेस्ट आते हैं जो प्रैक्टिस सेट, उनमें ये बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें समझना है कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, कमरे का ताप आपका इन जनरल कितना होता है, 20 डिग्री 30 डिग्री, या इसी के मतलब सेंटीग्रेड में कितना हो सकता है रूम का। जब सर्दियां होंगी तो 20 डिग्री हो जाएगा, मतलब लगभग हमारा 15 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। यानी कि अगर हम एवरेज 30 डिग्री माने तो इसमें 273 जोड़ेंगे तो केल्विन में बन जाएगा। तो केल्विन में लगभग हमारा 303 केल्विन या 300 केल्विन के अराउंड था टेम्परेचर, लेकिन उसको टेम्परेचर घटा के 80 केल्विन बनाया गया। कितना करा गया? 80 केल्विन बनाया गया, यानी कि टेम्परेचर घटा है। हमेशा यही नहीं है कि आप याद कर लो कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है, किसका बढ़ता है। रटना नहीं है, समझना है। हमेशा ताप बढ़ा नहीं है, यहाँ पे ताप घटा है, क्योंकि 300 केल्विन से 80 केल्विन पे आने का मतलब ताप में गिरावट आई है और ताप घट रहा है। आप ध्यान से मेरी दो बातों को समझ लेना, बहुत ध्यान से। तांबा आपका अच्छा चालक है, सुचालक है, लेकिन जर्मेनियम आपका अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। तो अर्धचालक की एक प्रॉपर्टी है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। अर्धचालकों का अगर आप ताप बढ़ाओगे तो इनका रजिस्टेंस है वो घटेगा, लेकिन यही उल्टा होता है किसमें? अगर गुड कंडक्टर है तो उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका क्या होगा? रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और कंडक्टिविटी क्या होगी? घटेगी। लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी कि कोई अर्धचालक है अगर, और उसका ताप आप बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध घटता है, और ताप अगर घटा रहे हो तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी कि प्रतिरोध किसका बढ़ेगा? अर्धचालक का बढ़ेगा और चालक का घटेगा। आप देख लो किस में, अर्धचालक वाले में किसका बढ़ रहा है, तो जर्मेनियम का बढ़ना चाहिए। अब जर्मेनियम का किस में बढ़ रहा है? प्रत्येक का बढ़ता है, नहीं बढ़ सकता क्योंकि तांबे का घटेगा। तो किसका बढ़ेगा? जर्मेनियम का बढ़ेगा और तांबे का प्रतिरोध घटता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ताप बढ़ाया नहीं गया था, यहाँ पे ताप घटाया गया था। और ताप अगर घटाएंगे, ताप कम करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? अर्धचालकों का बढ़ेगा। तीसरा प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लिए कौन सा रेडिएशन रेस्पॉन्सिबल है? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज या रेडियो? तो इसके लिए जो है इंफ्रारेड, अवरक्त जो है, इसी को थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं। ठीक है, उसमें विकिरण कौन सा है? ये अवरक्त। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। अब देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, आपका ये सिलेबस में एकदम से अलग पूरा यूनिट, एक ही चैप्टर है। तो इसलिए इससे क्वेश्चन एक डेफिनेटली आपका एयरफोर्स में तो जरूर बनता है इससे क्वेश्चन। तो मैंने एक बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाया हुआ है, छोटा 20 मिनट का वीडियो है लगभग। तो उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बन सकते हैं इस चैप्टर से वो कराए हुए हैं। तो आप सिंपली सर्च करना वैद्युत चुंबकीय तरंगें बाय लक्ष्य एयरफोर्स, तो उसको आप जरूर देख लेना जिन लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि इससे बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जो गामा होता है उसको सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं तो सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर और फ्रिक्वेंसी उसी की सबसे ज़्यादा होती है, और रेडियो की सबसे कम होती है फ्रिक्वेंसी। इनका फ्रिक्वेंसी का बढ़ता क्रम, घटता क्रम, हर बात मैंने उस वीडियो में बताई है। तो आप एक बार उस वीडियो को जाके देख लेना। इसी चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि बहुत पूछा जा रहा है, 1/μ0 एप्सिलॉन 0 अंडर रूट में अगर है तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा LT मीटर पर सेकंड, यानी कि जो वेग की विमा होती है वही होगी इसकी विमा। लेकिन अगर सवाल में यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगा है, मतलब केवल ऐसे लिखा है 1/μ0 एप्सिलॉन 0, मतलब परमिटिविटी और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों का प्रोडक्ट है और उसका रेसिप्रोकल है, तो अगर हमें स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो इधर का हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? L² T⁻⁻2 हो जाएगा। तो दोनों ही डायमेंशनल फॉर्मूले अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब अगर सिंपली ऐसे पूछ दे कि μ0 एप्सिलॉन 0 इसका अंडर रूट है, सॉरी इस तरह से अगर सवाल पूछ दिया जाए कि ऊपर μ0 डिवाइड में है एप्सिलॉन 0 और इसका अंडर रूट है, तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला वही आता है जो ओम का आता है, प्रतिरोध का आता है। ठीक है, प्रतिरोध की जो ओम आता है इसका अंडर रूट। और एक अगर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का अनुपात पूछा जाए तो उसका टाइम पीरियड जो होता है वही उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आता है। अगर अंडर रूट LC पूछा जाता है इसका डायमेंशनल फार्मूला, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला जो है वो T के इक्वल आता है अंडर रूट LC का। तो इस तरह से कुछ डायमेंशनल फार्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। इसमें से श्वेत प्रकाश से बैंगनी प्रकाश का विक्षेपण
लाल प्रकाश से अधिक होता है क्योंकि बेसिकली सवाल ये है कि जब वाइट लाइट जो है प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है वॉयलेट में, जो विवग्योर के अकॉर्डिंग होता है VIBGYOR। सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है वॉयलेट में, फिर इंडिगो में, फिर ब्लू में, फिर ग्रीन में, फिर येलो में, फिर ऑरेंज में, फिर रेड में। तो सबसे लीस्ट जो है वो रेड होता है और मोस्ट जो डेविएट है वो वॉयलेट होता है। तो उसका रीज़न क्या है, तो ये पूछा गया है। और ये भी हमने आपकी जो बुक होती है 12th की, उसमें जो पीछे होते हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ये उसमें से ये क्वेश्चन मैंने पिक किया हुआ है। मुझे लगा कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ये तो सबको पता होगा हर बच्चे को कि जो है किसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, किसका जो है डेविएशन कम होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे देखो लॉजिक, अब सारे ही आपको लग रहा होगा वैगनी प्रकाश की किरणों का वेग अधिक है, ये इसका रीज़न है, या वैगनी प्रकाश की का वेवलेंथ अधिक है, ये इसका रीज़न है, या इनकी फ्रिक्वेंसी अधिक है, ये इसका रीज़न है, या इनका प्रिज्म के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अधिक है, ये इसका रीज़न है। तो ये तो आप हटा सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे कि वेवलेंथ अधिक है, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा विवग्योर के अकॉर्डिंग अगर देखें VIBGYOR, तो वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है लाल रंग की। ठीक है, तभी तो इस रंग का जो प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग, वो सबसे कम हो पाता है। स्कैटरिंग कम हो पाता है, तभी तो लाल सिग्नल्स जो है रेड लाइट बनाए जाते हैं, क्योंकि वो दूर से अपीयर हो जाते हैं। तो ये ऑप्शंस तो कट गया। लेकिन व्हाट अबाउट ये इन 3 ऑप्शंस के बारे में आप क्या करोगे? तो आप याद रखना, इसका जो रीजनेबल आंसर है वो है वैगनी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अपवर्तनांक है वो अधिकतम है। अब अगर आप भूल जाओ, आप अगर कभी रीजन, तो ऐसे याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब रिफ्रैक्ट, तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी होता है, डेविएट भी होता है। तो इस तरह से याद भी कर सकते हो। आइस के 2 टुकड़ों को दबाने पर एक टुकड़ा बन जाता है फाइनली, क्योंकि, तो इसका आंसर है दाब बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट घटता है। तो ये आइस के लिए होता है कि अगर आइस का आप प्रेशर बढ़ाओगे, ये फैक्ट जो है याद रखना कि प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे आइस में तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है। लेकिन ये उनके लिए होता है जिनका गर्म करने पे जिनका जो वॉल्यूम है वो घटेगा। लेकिन अगर गर्म करने पे जिन लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे घी हो गया, मोम हो गया, ऐसी, तो उनके लिए उल्टा हो जाएगा। उनका अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो ये डिफ्रेंशिएट जो है, ये सारे फैक्ट आपके शायद क्लियर होंगे। जैसे वाटर का जो अनयूजुअल प्रॉपर्टी होता है 0 डिग्री टू 4 डिग्री वाला, मैंने, अब देखो आपने क्या करना है, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ जो रिक्वायर्ड है आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए। अब डिपेंड करता है कि आप कितने वीडियोज़ का रिवीजन करते हो एक दिन में। मेरे वीडियोज़ एवरेज जो है 15 से 20 मिनट के होते हैं। आप रोज़ 4-4 वीडियो को रिवाइज कर सकते हो, और मैं कहता हूँ कि ये मोर देन सफिशिएंट होगा। बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, क्वथनांक की, तो वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है प्रेशर बढ़ाने पे, क्वथनांक जो है वो बढ़ता है। अगर हम बात करें जैसे कि दाब से, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि कोई पर्सन जो है वो लेटा है, कोई पर्सन बैठा है, कोई पर्सन एक पैर पे खड़ा है, या अब तो ऐसे भी ऑप्शन आने लगा है कि कोई एक पैर के एक अंगूठे पे खड़ा है। तो पूछेगा किस किस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो है अर्थ पे दाब लगाएगा। तो इसका आंसर आप कैसे कर सकते हो कि प्रेशर जो होता है, ये क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा जा चुका है, प्रेशर जो होता है वो फोर्स बटे एरिया होता है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। अब जो कंडीशंस आप में दी हों, आप देख लेना कि किसमें जो सबसे ज़्यादा एरिया सरफेस जो है, जिसमें सबसे लीस्ट सरफेस जो है वो हो रहा होगा, उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि अगर कोई बैठा है, लेटा है और एक पैर पे खड़ा है, ऐसे ऑप्शन है, तो एक पैर वाले में ऑब्वियसली सबसे कम एरिया कवर कर रहा होगा, सबसे कम एरिया वाले में सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो इस तरह से अगर एक पैर के बाद एक ऐसा भी ऑप्शन आ जाए कि पैर के एक अंगूठे पे खड़ा है, तो एक अंगूठे का मतलब और ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया उसने सरफेस एरिया को, तो उस कंडीशन में प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप जो है उस तरह का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहे, एक इलेक्ट्रॉन को भी इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाए, तब क्या होगा? वो लेफ्ट मुड़ जाएगा, राइट मुड़ जाएगा, या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज क्या हो जाएगी? तो देखो, इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, सवाल में ये कहा गया, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, आप ये बताओ, उस पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है QE लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या लगेगा, QV क्रॉस बी, जिसे लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं, और इसी को हम QVB साइन थीटा भी कह सकते हैं। तो QVB साइन थीटा का मतलब जो है, थीटा का मतलब 0, क्योंकि इसी डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो थीटा कितना है, 0। तो जब हम QVB साइन थीटा लिखेंगे और साइन 0 रखेंगे, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान वही होता है जो cos 90 का होता है, 0। यानी कि ये मैग्नेटिक फोर्स तो 0 लगेगा, यानी कि केवल जो उसका नेट फोर्स जो उस पर लगेगा वो QE इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब Q मतलब उस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, मतलब माइनस का, EE
यानी कि यही फोर्स जो है वो अफेक्ट करेगा। माइनस का ई मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में किस तरफ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उस पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो अगेंस्ट उसके जो फोर्स लग रहा है वो उसका जो क्या है वेलोसिटी को क्या कर देगा, अब ऑब्वियस है कि डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसके अगेंस्ट हो रहा है। तो इसका आंसर है क्या है कि इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे में भले ही मैं क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है लेकिन मेरे इस सीरीज का हर क्वेश्चन आपके लिए पेनेशिया होगा। मैं आपको बता रहा हूँ जब आप एग्जाम हॉल से निकलोगे, जो बच्चे इस सीरीज को सीरियस ले लेंगे, और इससे पहले जो सीरीज चलाई थी मैंने एमसीक्यू की प्लेलिस्ट को मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिज़ाइन कर दिया है कि जब मैंने जो भी, जैसे मैंने मैं 9 वीडियो कराए थे तो उन 9 का अलग सेपरेट प्लेलिस्ट है। तो बस यही इतना करते चलो आप लोग, कुछ बस इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि वीडियो आज एक बार देख लिया, देखो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। या तो आप चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से तैयारी करो, इसके लिए आपको मिनिमम 6 महीने चाहिए, या फिर क्योंकि फिजिक्स भी होता है मैथ्स भी होता है, या फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ये स्मार्ट वर्क होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको रिवीजन भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप उन वीडियोज़ को अगर आप एक बार देख चुके हो मैराथन को, तो एक बार अगर आपके पास टाइम है तो एक बार और देख लो, आप और स्मूथ हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट जो है, और क्वेश्चंस का डेटा जो है वो आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। सेलों के संयोग से मैक्सिमम करंट प्राप्त करने के लिए सेलों को जोड़ा जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन भी सीपीएमटी के एग्जाम में आ चुका है। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैक्सिमम के लिए सीरीज में जोड़ते हैं, तो इसने सेल की बात करी गई है। सेल में क्या है कि अब इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, तो इसका आंसर सी है, आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध पे जो है वो निर्भर करेगा।